दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच में पर्दे के पीछे बातचीत जारी है और फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि ईरान अघोषित रूप से बस सरेंडर की शर्तें तय कर रहा है और फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि अब तत्काल अमेरिका और ईरान के बीच में कोई युद्ध होगा। हालांकि राजनीति है और यह कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आज अमेरिका और इजराइल पे बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा भारत के पश्चिम बंगाल पर और पश्चिम बंगाल के चुनाव पर, और उस चुनाव में भी बात यह करूँगा आखिर वो कौन से लोग हैं जो बंगाल से बाहर बैठे हैं, जिनको बंगाल में वोट न देना है न उनको बंगाल से कोई मतलब है, लेकिन उनकी उम्मीदों की आखिरी किरण ममता बनर्जी है। कौन लोग हैं आखिर वो, और क्यों ममता बनर्जी उनकी उम्मीदों की आखिरी किरण? आज मैं इस बात पर कोई चर्चा नहीं करूंगा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव टीएमसी जीतेगी या भाजपा जीतेगी। ये एक अलग विषय है, सबके अपने अपने दृष्टिकोण है। यदि मैं एस्ट्रोलॉजरों का नज़रिया उठा के बताऊं तो शायद 2 या 3 को यदि छोड़ दूं तो लगभग सभी एस्ट्रोलॉजर्स का ये कहना है कि ममता बनर्जी का ये आखिरी चुनाव है और वो इस चुनाव में पराजित हो जाएंगी और उसके बाद इतनी कमज़ोर हो जाएंगी कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन दूसरी ओर राजनीतिक जमीन पर निगाह रखने वाले अनेक पत्रकारों का, अनेक विश्लेषकों का यह मानना है कि ममता बनर्जी की जमीन पर जो पकड़ है, कार्यकर्ताओं पर जो पकड़ है, हर विधानसभा क्षेत्र की कमजोरियां और उसकी अच्छाइयां जिस तरीके से उनकी जानकारी में है, उसको देखते हुए ममता बनर्जी को हराना आसान नहीं है। फिलहाल कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये मेरे आज के वीडियो का विषय नहीं है। दोस्तों बंगाल में तो निश्चित रूप से एक काफ़ी बड़ा तबका ऐसा है जो फिलहाल बड़ी ईगरनेस के साथ ममता बनर्जी की ओर देख रहा है। और ये तबका कौन है? ये तबका है बांग्लादेशी घुसपैठियों का। ये तबका है बांग्लादेश के मुसलमानों का, जिनको ये लगता है कि यदि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का चुनाव हार जाती हैं तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कानून के राज की समाप्ति हो चुकी है, ये उनके लिए चिंता का विषय होगा। और एक जो भी नई सरकार आएगी वो पश्चिम बंगाल में कानून का राज स्थापित कर सकती है, और यदि कानून का राज स्थापित होता है तो निश्चित रूप से बांग्लादेश के घुसपैठियों को और उन लोगों को जो भारतीय होकर भी, भले वो किसी भी मजहब को मानने वाले हों, फिलहाल पश्चिम बंगाल के अंदर भारत विरोधी राजनीतिक विचारधारा को लगातार पोषित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये लोग हैं कि जिनकी उम्मीद की किरण ममता बनर्जी है। उसका कारण है कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में ना लेफ्ट का कोई वजूद बचा है और ना कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद बचा है। फिलहाल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां इस हालात में भी नहीं है कि वो किसी को जिता सके या किसी को हरा सके, क्योंकि लगभग सभी विश्लेषकों की राय है कि पश्चिम बंगाल में कहीं पर भी कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट अपनी जमीन को बचा नहीं पाया। सवाल है फिर, चलो पश्चिम बंगाल की बात तो समझ में आती है कि वहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की
आखिरी किरण ममता बनर्जी है, या भारत विरोधी ताकतों की आखिरी किरण ममता बनर्जी है, या बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल में जो मुसलमान रह रहे हैं और जिनको ये लगता है कि भाजपा हमारे लिए खतरा है, उनकी आखिरी किरण ममता बनर्जी है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सीमा से बाहर वो कौन लोग हैं जिनको ये लगता है कि यदि ममता गई तो हमारा सब कुछ गया? ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें मैं मोदी विरोधी भी कह सकता हूं, जिन्हें मैं भाजपा विरोधी भी कह सकता हूं। दरअसल उसका एक कारण है, मोदी लगातार जिस तरीके से देश भर में चुनाव जीत रहे हैं, उनका नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल कर रही है और उनके रथ को कोई चुनौती देने वाला दिखाई नहीं दे रहा। बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी कि देर सवेर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का रथ रोकेंगे, लेकिन राहुल गांधी जैसे जैसे राजनीति आगे बढ़ रही है, वो परिपक्व होने के बजाय अपरिपक्व होते चले जा रहे हैं। जनता के बीच में वो लगातार हंसी का कारण बनते चले जा रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं, उनको पता नहीं किसने ये बात समझा दी है कि यदि शिष्टाचार की भाषा बोलोगे, यदि भारत के हितों की बात करोगे, भारत में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच में सद्भाव की बात करोगे, तो इससे आपका कद बढ़ेगा। लेकिन इसके विपरीत उन्हें किसी ने समझा दिया है कि आप अपनी भाषा को बद से बदतर कर दो, आप लगातार भारत की जमीन पर या भारत के बाहर कहीं जाकर भारत के विरोध में अपनी बात कहो, भारत के बहुसंख्यक समाज को लगातार अपमानित करो, इस तरीके के बयान दो कि बहुसंख्यक समाज के मन में कांग्रेस के प्रति अविश्वास पैदा हो जाए। और फिलहाल तो वो जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्या करता है, नरेंद्र मोदी कौन है, तू तड़ाक बदतमीजी। दोस्तों, कम से कम मुझे ये लगता है अभी भी कि भारत में चाहे वो हिंदू हो और चाहे वो मुसलमान हो, उनके बीच में अभी शिष्टाचार बचा हुआ है, उनके बीच में आपस में भी शिष्टाचार बचा हुआ है, और जब वो एक दूसरे के सामने होते हैं तब भी शिष्टाचार बचा हुआ है। और अभी हम अपने से बड़े के लिए या जो एक सम्मानजनक पद पर बैठा हुआ उसके लिए तू तड़ाक की भाषा, गाली गलौज की भाषा को हम कम से कम हमारा देश, हमारा समाज स्वीकार नहीं करता। लेकिन राहुल गांधी ऐसी भाषा पर उतारू है। परिणाम यह है कि राहुल गांधी लगातार अपनी जमीन खोते चले जा रहे हैं और जनता के बीच में उनका कद छोटा होता चला जा रहा है। जहां तक ज्ञान का स्तर का सवाल है, वो पहले भी हंसी के पात्र थे और आज भी हंसी के पात्र हैं। उम्र उनकी भले ही 55 हो गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि इतिहास की किताबों को या सामाजिक किताबों को या धार्मिक किताबों को पढ़ने के बजाय शायद वास्तव में ही, पहले तो लोग मजाक करते थे, लेकिन वो शायद पोगो देखने में विश्वास करते हैं। ना उन्हें भूगोल का ज्ञान है, ना उन्हें इतिहास का ज्ञान है, ना उन्हें दर्शन का ज्ञान है, ना उन्हें किसी धर्म का ज्ञान है। नतीजा यह है कि जो भारत में मोदी विरोधी ताकतें हैं, अब वो राहुल गांधी से उम्मीदें छोड़ चुके हैं और उनको ये नहीं लगता कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को पराजित कर पाएंगे। उसके बाद लोगों को प्रियंका वाड्रा से उम्मीद थी, लेकिन प्रियंका वाड्रा भी अभी तक ऐसी कोई उम्मीद नहीं छोड़ पाई लोगों के ऊपर, ऐसी कोई छाप नहीं छोड़ पाई जिससे ये लगता हो
कि शायद राहुल गांधी की कमी को प्रियंका वाड्रा पूरी कर देंगे। उनका भाषण का स्तर और भी ज़्यादा निम्न है। हालांकि शिष्टाचार के मामले में मैं जरूर कहूँगा कि उनका स्तर राहुल गांधी से बेहतर है। तो जब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से उम्मीदें हट जाए तो स्वाभाविक है कि लोगों की उम्मीदों की किरण कहीं और जाएगी। 2024 से पहले नीतीश कुमार से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन कांग्रेस ने और सोनिया गांधी ने स्पष्ट कर दिया या तो मेरा बेटा वरना नरेंद्र मोदी, और उन्होंने मोदी विरोधी नेता के रूप में नीतीश कुमार को स्थापित नहीं होने दिया। परिणाम ये हुआ कि नीतीश कुमार को भी लगा कि राहुल गांधी जैसे लोगों के साथ काम करने के बजाय अच्छा होगा देश हित और समाज हित में फिर से हम नरेंद्र मोदी के साथ उन्हीं की राह पर चलें और वो वापस इंडिया में लौट आए। उसके बाद जितने भी मोदी विरोधी नेता हैं, यदि मैं महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे को उठाऊं तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में ही अपनी जमीन खोते चले जा रहे हैं और मोदी विरोधियों को उनसे कोई उम्मीद की किरण बची हुई नहीं है। यदि मैं महाराष्ट्र से शरद पवार को उठाऊं, उनका कद ऊंचा है, भाषाई स्तर बहुत ऊंचा है, शिष्टाचार भी बहुत ऊंचा है, उनका राजनीतिक दूरदर्शिता भी गजब की है और वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम आपस में राजनीति करें तो हमें क्या स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन जब देश का सवाल आए, जब भारत के अस्तित्व का सवाल आए, भारत की प्रतिष्ठा का सवाल आए, तो हमें किस तरीके से स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन राजनीतिक जमीन उनकी भी लगातार सिकुड़ती चली जा रही है और मोदी विरोधी अब उनसे भी उम्मीद की किरण खो बैठे हैं। हालांकि कारण फिर वही है, और वो कौन है? वो सोनिया गांधी, जो किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय स्तर पर अपने बेटे के सामने किसी को नहीं आने देना चाहते। यदि मैं बिहार में लौट के आता हूं तो अब लालू यादव का कद पूरी तरीके से पिछड़ों में समाप्त हो चुका है। हाँ, बिहार के यादव समाज में आज भी लालू यादव का कद है, लालू यादव का अस्तित्व है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन बिहार के अंदर कोई गैर यादव, सवर्ण की तो बात छोड़ दो, कोई पिछड़ा भी और दलित की भी बात छोड़ दो, वो पिछड़ा भी जो गैर यादव पिछड़ा लालू यादव को वोट देना चाहता, वो बहुत बदनाम हो चुके हैं। और अब धीरे धीरे बिहार का मुसलमान भी ये मान के चल रहा है कि लालू यादव को वोट देने से अच्छा तो यह है एक बार की को नीतीश कुमार को वोट दे दो जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े। तो उम्मीद की किरणें अब लालू यादव के सामने से भी हट जाती हैं। बचते हैं अब अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के ऊपर मैं सारे आरोप नहीं लगा सकता, शिष्टाचार उनके अंदर बचा हुआ है, भाषाई सभ्यता उनके अंदर बची हुई है, लेकिन उनका कद उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं बढ़ पा रहा है। उत्तर प्रदेश में उनका कद है, इस बात को इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। यादव समाज में आज भी, हालांकि उत्तर प्रदेश के यादव समाज के बारे में मेरा मानना है कि एक अच्छा खासा प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। इस बात को पिछड़े वर्ग के और नेता भी मानते हैं। पिछले दिनों राजभर समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर ने ये बयान भी दिया था कि भाई अखिलेश यादव पहले अपने यादव समाज को इकट्ठा करें, बाद में वो और पिछड़ों की बात करें, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के अंदर एक खासा प्रबुद्ध यादव वर्ग ऐसा है जो अखिलेश यादव से सहमत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ये कहना होगा एक अच्छा खासा बहुमत या
अखिलेश यादव के साथ है। मैं उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज की बात करूं तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि यदि उत्तर प्रदेश के मुसलमान को राहुल गांधी और अखिलेश यादव में से किसी एक को चुनना होगा तो मुस्लिम समाज राहुल गांधी के साथ नहीं जाएगा। वोट देते समय वो साइकिल पर मोहर लगाएगा और वो अखिलेश यादव के साथ जाएगा। भले ही कांग्रेस के अंदर सहारनपुर के इमरान मसूद जैसे बदतमीज सांसदों को पर्याप्त स्थान दिया जा रहा हो, सम्मान दिया जा रहा हो। आपको याद होगा कि इमरान मसूद ने कहा था कि यदि मोदी मेरे सामने आ जाएगा तो उसकी बोटी बोटी काट दूंगा। इसके अलावा भी उनके बहुत सारे बयान हैं और उनका ये मानना है, उनकी गलती भी नहीं है। इन लोगों को लगता है कि यदि हम बदतमीजी नहीं करेंगे तो शायद हमें मुस्लिम समाज भी वोट नहीं देगा। मैं ऐसे कई मुस्लिम नेताओं से मेरे संपर्क रहे हैं जो ये बात कहते हैं कि भाई गंदी भाषा, गाली गलौज हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा समाज की स्थिति यही है कि यदि हम गंदी भाषा नहीं बोलेंगे तो वो हमें एक अच्छा नेता मानने से इनकार कर देंगे। उन्हें तो झगड़ालू व्यक्ति चाहिए, उन्हें बदतमीज व्यक्ति चाहिए। अब पता नहीं बात कितनी सच है, मतलब मुस्लिम लीडर काफ़ी बात कहते हैं। हो सकता है इमरान मसूद अपने आप में भले आदमी हो, लेकिन शायद वो इसी मजबूरी की वजह से अक्सर उल्टे सीधे बयान और उल्टी सीधी बात करते हैं। लेकिन जब मुसलमान ओवरऑल उत्तर प्रदेश में मोदी को हराने की सोचता है तो उसके सामने यही बात नजर आती है कि भाई राहुल गांधी के पास अपना वोट बैंक कौन सा है। वो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, हिंदू कहते हैं। हिंदू तो कोई उन्हें हिंदू मानता ही नहीं, ना वो हिंदू है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिलहाल साक्ष्य और जो उपलब्ध पब्लिक उपलब्ध डोमेन में जो भी उपलब्ध जानकारियां हैं और जो इशारे हैं वो गैर हिंदू है। और सिर्फ वो ब्राह्मण समाज में भी वो जातिगत वो ब्राह्मण जो जाति के दायरे से बाहर नहीं निकलते, बस वो उन्हें अपना नेता मान लेते हैं और उनको ब्राह्मण मानते हैं, बाकी उन्हें कोई नहीं मानता। राहुल गांधी के पास आज तक कोई अपना वोट बैंक नहीं है। तो इसलिए मुस्लिम समाज उस परिस्थिति में उत्तर प्रदेश का आज भी, चाहे चुनाव लोकसभा का हो और चाहे चुनाव विधानसभा का हो, आज की तारीख में जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, यही लगता है कि वो अखिलेश यादव के साथ है। लेकिन अखिलेश यादव भी अकेले बल पर नरेंद्र मोदी को हराते हुए दिखाई नहीं देते। अब ऐसे में एक ही नेता बचते हैं और वो नेता है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने भी 2024 के चुनाव से पहले ये प्रयास किया था कि वो राष्ट्रीय स्तर पर आ जाए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनी रहे और वो दिल्ली में आकर एक राष्ट्रीय नेतृत्व संभाले। जब ममता बनर्जी ने तय करा था तब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, एनडीए में कुछ बेचैनी थी। एनडीए में बेचैनी उस वक्त भी थी जब यह आशंकाएं थीं कि कांग्रेस नीतीश कुमार को अपना नेता मान सकती है। और मैं आज भी यह बात मानता हूं कि यदि कांग्रेस ने नीतीश कुमार को नेता मान लिया होता और 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया होता, हो सकता है चुनाव परिणाम बहुत ज्यादा एनडीए के खिलाफ होते और दिल्ली की सत्ता पर कोई और होता। इसी तरीके से जब ममता बनर्जी ने दिल्ली की राजनीति में आने का फैसला करा तब भी एनडीए में बेचैनी हुई। लेकिन फिर एनडीए को फायदा मिला, किससे? सोनिया गांधी से, जो किसी भी कीमत पर ये चाहती हैं या तो दिल्ली के गद्दी पर नरेंद्र मोदी बैठे रहे, या तो दिल्ली की गद्दी पर भाजपा बैठी रहे, और या मेरा बेटा या मेरी बेटी या मैं खुद, अभी वो दामाद के बारे में नहीं सोच रही हैं, मैं
या मेरा बेटा या मेरी बेटी दिल्ली की सत्ता पर हो जाए। और नतीजा ये हुआ, ये कांग्रेस ने न केवल खुद पुरजोर विरोध किया, बल्कि विरोध करने के लिए उन्होंने लालू यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और डीएमके को भी लगा दिया। डीएमके के बारे में सबको मालूम है कि उसकी तमिलनाडु से बाहर उसकी कोई सीमा नहीं, शायद 1000 वोट भी उसको कहीं नहीं मिलेंगे, पूरे हिंदुस्तान में उन्हें कोई वोट नहीं देगा। तो इसलिए उनसे तो उम्मीद की किरण लगाने की बात ही बेकार है। लेकिन सोनिया गांधी ने इन सबको लगा दिया। शुरुआत में लगा कि अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ है, आज भी अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का अच्छा रिलेशन है, लेकिन अखिलेश यादव अकेले पड़ गए। शरद पवार ने भी उनका साथ नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी ने अपने पैर खींच लिए और ममता बनर्जी कांग्रेस से नाराज भी हुई और उन्होंने लोकसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को कोई सीट देने से इनकार कर दिया। अब जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा है और जब वो राहुल गांधी, लालू यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और डीएमके सबसे मोदी विरोधी अपनी उम्मीदें खो बैठे हैं, तब उनको ये लगता है कि ममता बनर्जी का अब पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतना जरूरी है। उनको ये लगता है कि यदि इस बार 2026 का चुनाव ममता बनर्जी जीत जाती हैं तो निश्चित रूप से 2029 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा बन जाएंगी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, ये जो पूरा एक परिवार है जिसे अनेक राजनीतिक लोग एक राजनीतिक गिरोह भी कहते हैं, उनका मानना है ये पीछे हट जाएंगे। तो इन सब की उम्मीदों की आखिरी किरण ममता बनर्जी है। लेकिन यदि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का चुनाव हार जाती हैं तो ये आखिरी किरण भी टूट जाएगी। और यदि ममता बनर्जी चुनाव हार जाती हैं तो फिलहाल दोस्तों जिस वक्त आपको ये वीडियो मिल रहा है उस वक्त मैं ये भविष्यवाणी कर सकता हूं कि 2029 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को चुनौती देने वाली कोई ताकत भारत के अंदर नहीं है। और इसीलिए जब एस्ट्रोलॉजर ये बात कहते हैं कि अब ममता बनर्जी का सितारा सूर्य अस्त हो चुका है, पश्चिम बंगाल का ये सूर्योदय अस्त हो चुका है और वो अब चुनाव नहीं जीत सकती और आगे भी उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। और जब बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि नहीं, हाँ ऐसा लगता है ममता जी हार जाएगी, तब ये जितने भी देश भर के मोदी विरोधी हैं, चाहे वो यूपी में है, चाहे दिल्ली में है, चाहे वो बिहार में है, उन सब को एक झटका लगता है। और इसलिए हालांकि पश्चिम बंगाल से इन सबका कोई संबंध नहीं है, पश्चिम बंगाल में कोई हारे या कोई जीते इनका कोई नफा नुकसान नहीं होने जा रहा है। वहाँ की कानून व्यवस्था चौपट हो या कानून का राज हो, इन पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये देश भर के जो मोदी विरोधी हैं इनको लगता है यदि तुम्हारा राजनीतिक वजूद अब हिंदुस्तान में कोई बचा सकता है तो वो आखिरी उम्मीद ममता बनर्जी के ऊपर टिकी हुई है। और इसलिए चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पटना हो, चाहे मद्रास हो, चाहे बॉम्बे हो, इन सब जगह जो मोदी विरोधी बैठे हैं फिलहाल यही कामना कर रहे हैं कि चाहे जो हो जाए, चाहे बांग्लादेश से घुसपैठिए सीमा पार करके बड़ी मात्रा में कलकत्ता में घुसे या पाकिस्तान अपने घुसपैठियों को कलकत्ता में भेजे, लेकिन चाहे जो हो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव जीत जाए। हालांकि दोस्तों बहुत खतरा है,
बहुत टाइट चुनाव है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आज हार और जीत की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़रूर कह रहा हूँ, मैंने परसों भी मोदी जी का एक रोड शो देखा था, शायद कल या परसों ही था, और उस रोड शो में मैं बच्चों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की जो दीवानगी देख रहा हूँ, वो दीवानगी ममता बनर्जी आपके लिए खतरा है। और तो छोड़ दो, योगी जी की मीटिंगों में जो रैला आ रहा है, वो ममता बनर्जी के लिए खतरा है। अमित शाह जो तीर छोड़ते हैं, अमित शाह एक बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन, उनको मैं मानता हूँ। वो संसद में जब आते हैं तब भी पूरी तैयारी के साथ आते हैं, और कोई ऐसा जवाब नहीं होता संसद में जिसका तर्कपूर्ण उत्तर अमित शाह ना दे सके। वो अपने भाषण जब करते हैं तो बहुत तीखे तीर छोड़ते हैं। ये सारी बातें ममता बनर्जी के लिए खतरा लगती है। हालांकि जो खतरा हुमायूं कबीर और ओवैसी की ओर से लग रहा था, कम से कम अब मेरा यह आकलन है कि यह खतरा ममता बनर्जी को नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल का मुसलमान वोट बढ़ रहा है। मेरा अपना यह आकलन है। मैं जितना सोशल मीडिया को पढ़ता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने पश्चिम बंगाल में गया हूँ और मैंने ग्राउंड सिचुएशन देखी है, लेकिन मैं जिन माइन्यूट चीज़ों को समझता हूँ और जिनसे इशारे ग्रहण करता हूँ, उसके आधार पर ये जरूर कह सकता हूँ कि पश्चिम बंगाल का मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के साथ मुझे इंटैक्ट दिखाई देता है। हुमायूं कबीर के बारे में, जब हुमायूं कबीर ने अब से 1.5 साल पहले बाबरी मस्जिद की घोषणा करी थी, मैंने तब भी कहा था ये ममता बनर्जी का खेल है, ये गुब्बारा उन्होंने ही फुलाया है, और चुनाव से पहले वो इस गुब्बारे को फोड़ देंगी और भाजपा को आरोपित करेंगी। वही हुआ, ममता बनर्जी ने उस गुब्बारे को फोड़ा है। फिलहाल ओवैसी भी मुझे वहां कुछ गेन करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए अब बंगाल के हिंदुओं के सामने चुनौती है। यदि उनको लगता है कि ममता बनर्जी का राज भ्रष्टाचार का राज है, यदि उनको लगता है कि ममता बनर्जी कानून का राज नहीं दे पा रही हैं, और यदि उनको लगता है कि पश्चिम बंगाल भारत से अलग होने की मांग कर सकता है, यदि अगली बार फिर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन जाती है, तो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को एक मंच पर आकर वोट करना पड़ेगा। यदि 10-15% हिंदू वोट भी ममता बनर्जी ले जाती हैं, तो दोस्तों बहुत कड़ा मुकाबला होगा। फिलहाल कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बात की बात है, और मैं आप सबसे कहूँगा, चाहे आप ममता बनर्जी को वोट दें, चाहे आप वोट ओवैसी को दें या हुमायूं कबीर को दें या भाजपा को दें, लेकिन वोट डालने जरूर जाएं। यदि आप वोट डालने नहीं जाएंगे तो आपको देश की राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। वोट डालना आपका अधिकार है, सरकार को चुनना आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है, इसलिए वोट डालने जरूर जाएं। फिलहाल कोशिश करूंगा चुनाव से पहले एक बार फिर चुनावी आकलन के साथ आपके साथ आने का प्रयास करूंगा। चर्चा के विषय में चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा, और फिर ये उम्मीद कर रहा हूं कि पानीहाटी के लोग मेरे पिछले वीडियो को याद रखेंगे। फिर ये उम्मीद कर रहा हूं पानीहाटी के लोग ये याद रखेंगे कि कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक बिटिया के साथ बलात्कार हुआ था, और मेरा विश्वास है कि वो उन राजनीतिक ताकतों को वोट नहीं देंगे जो बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी हुई, जिन्होंने बलात्कारियों को दंड मिलने से बचाया। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो उस बलात्कारिक बिटिया की माँ का साथ देंगे,
जो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए पानीहाटी के मतदाताओं के बीच है। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और फिर अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका विश्वपति सक्सेना।